नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच, खबरों का सरपंच। जी हां, इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर, यानी कि आपकी नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, तथ्यों और आंकड़ों के साथ आपको समझाते हैं हर खबर का एक एक बिंदु, एक एक पहलू। साथ ही ग्राउंड जीरो पर होती है हमारी टीम, हमारी संवाददाताओं की टीम, जिनसे लेते हैं हर छोटी बड़ी अपडेट, यानी कि होती है हर खबर पर पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिस खबरों पर अगले आधे घंटे हमारी नजर रहने वाली है, आइए सीधा उनका रुख करते हैं। टॉप हेडलाइंस। तू मैं का दौर जारी। जी हां, दिल्ली विधानसभा का चुनाव इस समय चुनावी रंग में है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और आज भाजपा ने लगाया है आप और कांग्रेस पर करारा निशाना। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर कोलकाता से जुड़ी हुई है। कोलकाता आर्जिकर मेडिकल रेप मर्डर केस मामले से जुड़ी हुई, जहां जल्द आ सकता है फैसला। संजय रॉय को उम्र कैद होगी या दिया जाएगा मृत्युदंड। थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि इंसाफ अभिया को क्या मिलेगा। अगली खबर का रुख करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत से। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप की है आज ताजपोशी। दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुके हैं। साथ ही साथ आज शपथ लेने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्या होंगे डोनाल्ड ट्रंप के अहम फैसले, इस पर भी रहेगी न्यूज पंच की पूरी नजर। और आइए सबसे महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं न्यूज पंच में, जो दिल्ली विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई है। दिल्ली इस समय अपने इतिहास की सबसे कड़ी चुनौती लड़ाई का मंच है, क्योंकि आम आदमी पार्टी यानी कि आप, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में जमकर जोर आजमाइश कर रही है। दिल्ली के चुनावी मिजाज में सभी पार्टियों का जोश इस समय हाई नजर आ रहा है। एक दूसरे पर राजनीतिक पार्टियां जमकर हमला कर रही है। चुनाव के लिए नामांकन भी पूरा हो चुका है। आज नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है, यानी कि आज फाइनल उम्मीदवारों की लिस्ट सबके सामने आ जाएगी। इधर जुबानी जंग तेज होती जा रही है और भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने आज फिर आपको घेरा है। उधर स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल को चुनौती दे डाली है। बोली हैं, मेरे साथ झुग्गियों में आइए, सच्चाई दिखाऊंगी। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने घोगा भवन नरेला में 50,000 से अधिक फ्लैट पर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। कहा, 3 बार सीएम बनने के बाद भी केजरीवाल ने गरीबों का हक छीना। साथ ही कहा कि अहंकार में इस समय डूबे हुए हैं अरविंद केजरीवाल। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली में इस समय आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जुबानी जंग तेज होती जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का जैसे ही ऐलान हो चुका है, ऐसे में चुनाव प्रचार भी तेज हो चुका है और सभी दलों के स्टार प्रचारक इस समय चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा का घोषणा पत्र का पहला पार्ट भी आ चुका है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि आप और कांग्रेस भी घोषणाओं का दौर जारी रखी है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से जुबानी जंग तेज हो गई है, आइए देखते हैं कि इस जुबानी जंग में आज भाजपा ने आप और कांग्रेस को किस तरीके से घेरा। मगर ये भाई साहब जो प्रवेश वर्मा है, मुझे नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। वो ये हमें बताएं कि ये जो मूवेबल एसेट्स है इनके 3 करोड़ 20 लाख से 2915% जो ग्रोथ हुई है, ये कमाल की। और टोटल एसेट्स जो इनके बढ़े हैं 15 करोड़ 52 लाख से 115 करोड़ 63 लाख, इसमें 645% की ग्रोथ है। हमने तो देश में बम धमाकों की रोक लगा दी, लेकिन दिल्ली में कुछ लोग हैं जो बम धमाकों की अफवाहें फैलाकर मां बाप को रुलाते हैं, मां बाप घबराते हैं और स्कूल बंद हो जाते हैं। नई पाठशालाएं तो नहीं खुली, लेकिन पाठशालाओं को बंद कराने के लिए बम धमाकों की तार किससे जुड़े हैं? अरविंद जी, आतिशी जी कोई जवाब देंगे क्या? कि राहुल गांधी जी भी यहां पे चुप रहेंगे, उनसे सवाल नहीं पूछेंगे? दिल्ली में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में मैं जा रही हूँ, मुझे वहाँ से कंप्लेंट्स आ रही हैं और इस वक्त जो दिल्ली का हाल है, इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ। सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियाँ ओवरफ्लो कर रही हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं और घरों के अंदर सड़ा हुआ पानी आ रहा है।
तो आपने देखा किस तरीके से जुबानी जंग इस समय तेज होती जा रही है और साथ साथ बयानों के बाण भी चल रहे हैं। स्वाति मालीवाल ने जैसे झुग्गियों पर आपको घेरा है, वहीं भाजपा कह रही है दंगों से जुड़े बयान पर अरविंद केजरीवाल को घेरती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ देख लेते हैं कि दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज क्या कहा है। दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड फ्लैटों का किया है दौरा और फ्लैटों का दौरा करने के साथ वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर लगाया है बड़ा आरोप। सुन लेते हैं कि वीरेंद्र सचदेवा इस समय क्या कह रहे हैं। मेन होल्स खुले हुए हैं, 25-25 30 फुट गहरे मेन होल है। कोई गिर जाए तो बचेगा नहीं। बताया गया कुछ बच्चे गिर के इनके पीछे ध्यान भी हुआ है। लेकिन घोगा, बवाना, नरेला, यहाँ 50,000 से ज़्यादा फ्लैट, जिसमें केंद्र सरकार का 60% से ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। ये गरीबों को, सफाई कर्मचारियों को, मजदूरों को दिए जा सकते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल 3-3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जानबूझकर इसमें रोड़ा अटकाते रहे, अहंकार की वजह से, धोखे की वजह से कि गरीब लोगों का भला ना हो जाए। आज जब चुनाव सर पर है तो फिर घोषणा कर रहे हैं कि मैं गरीब लोगों को मकान दूंगा। अरे ये 50,000 फ्लैट बने पड़े हैं भाई। अगर तुम अपनी जिद छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, तो मोदी सरकार आज इनको ठीक करके देने को तैयार है। तो भाजपा ने इस समय अरविंद केजरीवाल को टैग दे दिया है अहंकारी का, क्योंकि जिस तरीके से 50,000 फ्लैट गरीबों के नाम होने थे, लेकिन भाजपा आरोप लगा रही है आप पे कि वो नहीं हुए और ये सब हुआ अरविंद केजरीवाल के अहंकार के कारण, ढील ढोल रवैये के कारण। आइए आगे बढ़ते हैं अब न्यूज पंच में। अब जान लेते हैं कि इस समय झुग्गी वोटर्स एक अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर नजर डालें तो सभी राजनीतिक पार्टियां इस समय जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है और झुग्गी वोटर एक बड़ा वोट बैंक है दिल्ली की राजनीति पर और एक बड़ा असर डाल सकता है। दिल्ली की लड़ाई में इस बार झुग्गी की याद आ चुकी है। जी हाँ, राजनीतिक सरगर्मियों में झुग्गी वोटर्स पर सभी राजनीतिक पार्टियों की इस समय नजर है, यानी कि स्लम बेस्ड वोटर्स पे। दिल्ली चुनाव में झुग्गियों का दम इस बार देखने को साफ साफ मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को झुग्गी वोटर्स पर घेरने के साथ अपनी जुबानी जंग तेज करती हुई नजर आ रही है। तो इस समय सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर झुग्गी वोटर्स पर है। क्या आपके झुग्गी वोट बैंक में लगाएगी सेल? तो क्या आप जो है इस बार जो सत्ता के लिए जोर आजमाइश कर रही है एक बार फिर से झुग्गी वोटर्स, क्या उनको देंगे वोट? पिछले चुनावों में झुग्गी बहुल सीटों पर आपका रहा है दबदबा, यानी कि आपको मिले हैं झुग्गी वोटर से वोट। लेकिन क्या इस बार भी आप झुग्गी वोटर्स को खुश कर पा रही है कि नहीं? बड़ा सवाल ये है। दिल्ली के कुल मतदाताओं का है 10% वोट बैंक झुग्गी वोटर्स या, यानी कि दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं, उसमें 10% जो वोट हैं वो झुग्गी वोटर्स अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसीलिए आप वर्सेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस इस समय झुग्गी वोटर्स को लुभाने के लिए तमाम घोषणाएं भी कर रही है। धीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारियों के साथ। धीरज का रुख कर लेंगे। धीरज, हम देख रहे हैं कि चुनावी सरगर्मियां इस समय तेज होती जा रही हैं और उसी के साथ तेज होती जा रही है जुबानी जंग। आज अनुराग ठाकुर ने एक बड़ा बयान दिया, वीरेंद्र सचदेवा ने आपको कह रहा है, स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जरा मेरे साथ चलिए, झुग्गियों में आपको सच्चाई दिखाऊंगी। तो झुग्गी वोटर्स इस बार निर्णायक भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। धीरज, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, जो दिल्ली की जो एक बड़ी जो आबादी है वो झुग्गियों में रहती है या अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहती है और दिल्ली में लगभग इन कॉलोनियों की संख्या लगभग 1700 के आसपास है। उसी तरीके से अगर हम झुग्गियों की बात कर लें तो दिल्ली के झुग्गियों में 10%, आप कम कह रही हैं, 10% से अधिक जो वोटर हैं वो रहते हैं, जो पूर्वांचल के वोटर हैं, जो बिहार से हैं, यूपी से, झारखंड से हैं और वो यहाँ आकर मजदूरी करते हैं, शहरों को सजाने संवारने का काम करते हैं और झुग्गियों में अपने आशियाना तलाशते हैं। हालांकि इसमें से बहुतेरों की संख्या, बहुतेरे लोगों की संख्या वो ऐसी है जो कि 15 साल से 20 साल से इन झुग्गियों में रह रहे हैं और अब उनके नाम से उनके पहचान पत्र हैं, उनके वोटर ID कार्ड हैं, आधार हैं और राशन कार्ड भी हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो आबादी है, ये आबादी यहीं शहर में रहती है और जबकि वोट बैंक, जो वोट की बात आती है, राजनीति की बात आती है, तो उस राजनीति में इनकी जो भूमिका होती है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये सॉलिड रूप में वोट करते हैं। अगर आप दूसरे कॉलोनी में, पॉश कॉलोनियों में चले जाएं या अगर आप
जो फ्लैट की बात कर ले तो वहाँ के जो लोग होते हैं उतने वो चुनाव के समय में उतने उत्साहित नहीं होते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो 100% मतदान करने के लिए नहीं जाते हैं। लेकिन जो स्लम के जो वोटर होते हैं, स्लम के वोटर की स्थिति ये होती है कि वो बढ़ चढ़ कर लोकतंत्र के महापर्व में मतदान में हिस्सा लेते हैं। इसलिए ये जो वोटर है ये निर्णायक है। बेशक इनकी जो रहन सहन है वो छोटे से पॉकेट में होती है, मकान के ऊपर 10 बाय 10 के वर्ग फुट के मकानों में या उससे भी छोटे मकानों में ये सिमटे रहते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से ये कुशल होते हैं। बिल्कुल, और हम कह सकते हैं कि ये जो राजनीतिक वोट सोच बैंक से है, इनको ये पता वोट है बैंक धीरज कि निर्णायक किसको स्थिति में वोट होता है देना दिल्ली के है। चुनाव में। झुग्गी वोटर्स राजनीतिक रूप से इस समय बिल्कुल अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्या जनादेश उनको देना है। धीरज, संक्षेप में आपसे भी जानना चाहूंगी, इस समय चुनावी प्रचार भी तेज होता नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ की भी कई रैलियां दिल्ली में हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ भी चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे दिल्ली में। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और जिस तरीके से अभी हम चुनावी घमासान को अगर आप देखें, अभी जो स्थिति है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आज से पूरे के पूरे दिल्ली में शंखनाद हो चुका है। और अभी से जो बीजेपी के कार्यालय के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, और यहाँ की जो स्थिति है कि बीजेपी के जो सभी 70 जो कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट यहाँ पहुँचे हुए हैं, और एक अंतिम जो मंत्रणा होती है वो मंत्रणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और जो शीर्ष के नेता हैं उनकी तरफ से चुनावी रणनीति के लिए उनको दिया जा रहा है। और कौन व्यक्ति किस मुद्दे पे और किस आधार पे चुनाव लड़ेगा, इसकी भी पूरी की पूरी पड़ताल हो रही है। और एक तरीके से उन विधायकों को, उन कैंडिडेट को बताया जा रहा है कि आपको इस मुद्दे पर इस क्षेत्र में इस तरीके से चुनाव लड़ना है। और आपने योगी आदित्यनाथ की बात की तो जरूर एक तरीके से हम कह सकते हैं जैसे कि कुंभ में जो एक तरीके से जो करोड़ों लोग जो रोज स्नान कर रहे हैं, उसी तरीके से जबकि योगी आदित्यनाथ दिल्ली में आएंगे तो एक तरीके से जो बदला हुआ जो एक नजारा होगा। तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस समय अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दिया, और स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करते ही सभी स्टार प्रचारकों ने कमर कस लिया और एक एक करके सभी चुनाव हुंकार भरते हुए नजर आ रहे। ऐसे में देखना अब ये होगा कि किस तरीके के वायदे और किस तरीके के नारे दिल्ली में आने वाले वक्त में छाने वाले। धीरज, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज पंच में रुख करेंगे अब अगली खबर का। अगली खबर आ रही है कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी हुई। जी हां, 9 अगस्त 2024 का वो दिन जब पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ऐसी वारदात हुई थी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। आरजी कर मामले में आज सजा का ऐलान होगा। कोर्ट अब से कुछ देर बाद 2:45 पर अपना फैसला सुनाएगी। इससे पहले फैसला दोपहर 12:30 बजे के बाद सुनाया जाना था, लेकिन कोर्ट ने दोषी और अन्य के आखिरी बयान सुनने के बाद फैसला दोपहर 2:45 बजे के लिए सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले आपको बता दें, सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला प्रशिक्षु चिकित्सक यानी कि जूनियर ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में संजय रॉय को कोलकाता की एक अदालत ने दोषी करार दिया था। अब यही देखना है कि फैसले में संजय रॉय को मिलता है मृत्यु दंड या मिलती है उम्र कैद। रॉय को जिन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है उनमें उसे न्यूनतम आजीवन कारावास जबकि अधिकतम मौत की सजा हो सकती है। संजय को आरजी कर अस्पताल के सेमिनार कक्ष में 31 वर्षीय चिकित्सक का शव पाए जाने के एक दिन बाद यानी कि 9 अगस्त को हुई घटना, 10 अगस्त को उसको गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायाधीश ने भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत यानी कि धारा 64, 66 और 103 क्लॉज 1 के तहत उसे दोषी ठहराया। अब देखना यह है कि क्या होगा संजय रॉय के साथ, क्या मिलने वाली है उसको मृत्युदंड या होगी उम्र कैद। अब तक कोर्ट ने क्या क्या कहा है, क्या क्या दलीलें पेश की गई हैं, साथ ही कोर्ट कुछ देर में फैसला सुना सकती है। आइए ग्राफिक्स के जरिए सीधा समझने की कोशिश करें कि कोर्ट ने क्या कहा है संजय रॉय के बारे में, और साथ ही साथ देख लेते हैं इन ग्राफिक्स प्लेट्स के जरिए अदालत ने संजय को बोलने का दिया मौका। जी हां, आज वो मौका था जब संजय रॉय अपनी दलील पेश कर सकता था, आखिरी मौका था। संजय रॉय ने खुद को बताया निर्दोष। उसने कहा कि मैंने इस घटना को अंजाम नहीं दिया, मैं निर्दोष हूं। कहा कि मुझे जबरन फंसाया गया है लेकिन मैंने इस दुष्कर्म को नहीं दिया अंजाम। ये है संजय रॉय के
आखिरी बयान, यानी कि उसको आखिरी मौका मिला है। साथ ही आइए देखते हैं कि जज क्या कह रहे हैं। जज कह रहे हैं कि कोर्ट सबूतों के हिसाब से सजा सुनाएगा, यानी कि सारी दलीलें, एविडेंस और अब तक जो सुनवाई हुई है उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। सीबीआई जांच कर रही थी। सीबीआई ने फांसी की सजा की मांग की है संजय रॉय के लिए। सीबीआई ने एक लंबी तफ्तीश की है, लंबा ये मामला चला है। 9 अगस्त से लेकर आज जनवरी 2025 हो गया है, तब से मामला चल रहा है। सीबीआई को इसकी जांच की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई थी, जिसके बाद सीबीआई ने संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग की है कोर्ट के साथ। अदालत ने संजय को बोलने का दिया है मौका और उसने कहा है कि मैं निर्दोष हूं, मैंने इस वारदात को अंजाम नहीं दिया है। आगे बढ़ते हैं, पीड़िता के परिवार ने क्या कहा है। पीड़िता का परिवार ने कहा कि उन्हें कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है और उन्हें न्याय की पूरी उम्मीद है। तो जो अभया के माता पिता हैं उन्हें न्याय से पूरी आस है। वो कह रहे हैं कि जो भी कोर्ट फैसला सुनाएगा वो हित में ही होगा और सभी एविडेंसेस, सभी तथ्यों के हिसाब से इकट्ठा करके कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। इससे पहले संजय रॉय जो दोषी है इस पूरे मामले का, उसको आखिरी मौका मिला और साथ ही साथ मौका में उसने कहा अपनी आखिरी दलील, आखिरी बयान ये कहा, कोर्ट से कहा कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने उस प्रशिक्षु चिकित्सक का रेप और मर्डर नहीं किया, मुझे जबरन फंसाया जा रहा है। अब इंतजार है 2:45 बजे का, यानी कि 2:45 का, जब कोर्ट फैसला सुनाएगा। आइए सुन लेते हैं कि अभया के माता पिता का क्या कहना है। जो अच्छा कठोर सजा देंगे वो शनिवार में बोल दिया है और जो जज जो अच्छे समझेंगे वो करेंगे। जज के ऊपर हमारा पूरा भरोसा है। ये कोर्ट का लड़ाई और रास्ते का लड़ाई पूरा जारी रहेगा। तो अभया के माता पिता को न्याय पर पूरा भरोसा है। प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। सीधा प्रसन्नजीत का रुख करते हैं न्यूज़ पंच में और जानते हैं कि 2:45 बजे जब कोर्ट फैसला सुनाएगा तो क्या कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और 2:45 बजे पता चल जाएगा कि संजय रॉय को मिलने वाला है मृत्युदंड या उम्र कैद। प्रसन्नजीत, आपसे पूछना चाहेंगे। प्रसन्नजीत, 9 अगस्त 2024 से हम लगातार देख रहे हैं कि आपने इस पर बड़ी लंबी कवरेज की है, गहन अध्ययन भी कहा है और हर बारी जब भी हम आपसे बात कर रहे थे हम देख रहे थे कि लंबा आंदोलन चला, देशव्यापी आंदोलन चला, आमरण अनशन पर भी बैठे और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे स्वतः संज्ञान लिया। अब संजय रॉय जो है इसमें दोषी हैं, जिसको सीबीआई ने कहा है कि मौत की सज़ा होनी चाहिए। 2:45 बजे आने वाला है अहम फैसला, ऐतिहासिक फैसला। और देखिए भावना, ये जो 9 अगस्त से आज तक यहाँ पे 2 पहलू है। एक तो है कि संजय राय दोषी है, ये फैसला हो चुका है। अब सजा क्या है हमें पता चलेगा आधा घंटा बाद जी। लेकिन बाकी जो आरोप है, मतलब सीबीआई की तरफ से भी अपने चार्जशीट में बताया गया है कि वहां पे सबूत के साथ छेड़छाड़ किया गया है, ऐसा हमें लगता है। तो मतलब ये सबूत के साथ छेड़छाड़ ये भी काफी अहम मुद्दा है और ये आरोप भी काफी गंभीर है और अदालत की तरफ से इस बारे में जो तहकीकात है उसके ऊपर कोई रोक लगाया नहीं गया। मतलब ये तहकीकात जारी है। जैसे अभया की पिता माता भी ये कह रहे हैं कि वहां पे बाकी लोग भी थे। संजय राय तो आरोपी दोषी साबित हो गया है, उनका सजा भी हो जाएगा, लेकिन उनका बार बार ये कहना है कि वहां पे बाकी लोग भी थे और ये सबूत मिटाने के लिए काफी सारे लोग इसमें साथ दिया था। तो अब हमें देखना है 2:45 बजे एक हिस्से का अगर खत्म होता है तो दूसरे हिस्से का शुरुआत है। मतलब जिन लोगों ने तथाकथित रूप में सबूत मिटाने की काम किए थे उनके खिलाफ किस तरह की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दिया जाता है, सीबीआई की तरफ से किस तरह से तहकीकात जारी रखा जाता है, अदालत की तरफ से क्या बताया जाता है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जिसकी आप बात कर रहे हैं उनके नाम क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए 2 शख्सियत गिरफ्तार हुए हैं। एक तो है कि जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पहले प्रिंसिपल हुआ करता था डॉक्टर संदीप घोष और दूसरा
टाला थाना की जो प्रहरी अभिजीत मंडल, ये सच है कि इन लोगों को सीधी तरह से रेप और मर्डर आरोप से दूर रखा गया है जी। लेकिन जो सबूतों के साथ छेड़छाड़, ये मामले में ये दोनों आरोपी, फिर अभी भी ये दोनों आरोपी है जी। इनके खिलाफ चार्जशीट नहीं आए। और साथ ही साथ अभया की पिता माता की कहना है कि वीडियो में जितने सारे लोगों को 9 अगस्त सुबह को दिखा गया था, ये सारे के सारे लोग आरोपी होना चाहिए। अब देखते हैं आगे जाके क्या होता है। भावना, तो अभया के माता पिता को इस समय न्याय की आस है। ऐसे में 2:45 बजे देश की नजर रहेगी कि संजय रॉय को क्या सजा सुनाई जाती है। फिलहाल प्रसन्नजीत, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। न्यूज पंच में अब आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत से। ये बड़ी खबर है, आज अमेरिका के लिए है ऐतिहासिक दिन, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने जा रहे हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर और उनके साथ उपराष्ट्रपति के रूप में जेडी वांस शपथ लेने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप शपथ समारोह में रविवार को ही वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं और इसके बाद आज समारोह की तैयारियां और जश्न भी शुरू हो चुका है। उद्घाटन समारोह में कुल मिलाकर 18 कार्यक्रम होना है और अमेरिकी राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। शपथ लेने के लिए के बाद नए राष्ट्रपति एक उद्घाटन भाषण भी देते हैं, यानी कि अगले 4 साल क्या होने वाला है अमेरिका का रोड मैप, इसका खाका डोनाल्ड ट्रंप रखेंगे सामने, सभी के सामने अपने शपथ ग्रहण के बाद। लेकिन हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले भी कल जो है एक मेगा भाषण दिया था जिसमें कई मुख्य बिंदुओं का उन्होंने जिक्र किया था। आइए, ये दूसरी बार है जब ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पे शपथ ग्रहण करने वाले हैं, लेकिन ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में क्या बड़े फैसले लिए थे, ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। तो ट्रंप ने जो बड़े फैसले अपने पिछले कार्यकाल में लिए थे, यानी कि 2017 से 2021 के बीच की ये बात हम कह रहे हैं, जब ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से अमेरिका को वापस लेने की बात, साथ ही ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, यमन के शरणार्थियों के प्रवेश पर रोक, अहम फैसला डोनाल्ड ट्रंप के जरिए लिया गया था उनके कार्यकाल में, यानी कि पिछले कार्यकाल में। ओबामा की स्वच्छ ऊर्जा रणनीति के बारे में भी उन्होंने अधिकांश भाग को पलट दिया था। इस बार भी वो कह रहे हैं कि बाइडन के कुछ बड़े अहम फैसले पर वो करने वाले हैं पलटवार। साथ ही जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भी अमेरिकी कार्यवाही वापस ली थी उन्होंने। 2015 के पेरिस जलवायु समझौते को हटाने की बड़ी घोषणा की थी, जिस पर बड़ी प्रतिक्रिया उनको झेलनी पड़ी थी दुनिया भर से। चीन के खिलाफ टैरिफ युद्ध की शुरुआत की बात भी उन्होंने की थी। 16 पैनल वॉशिंग मशीन पर 30 से 50% तक टैरिफ लगाया। ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से भी बनाई दूरी। जी हाँ, तो ये थे ट्रंप के वो फैसले जो उन्होंने पिछले कार्यकाल में लिए थे। आगे बढ़ रहे हैं, ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं। जानते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि ट्रंप का 100 दिन का एजेंडा क्या रहने वाला है। 100 दिन के एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। व्यापक होगा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ये दूसरा कार्यकाल। जी हाँ, इस समय ट्रंप और भी ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए लग रहे हैं, क्योंकि पिछली बार कहा जा रहा था कि ट्रंप सिर्फ एक बड़े कारोबारी है, लेकिन इस बार ट्रंप के पास कारोबार के साथ साथ राजनीति का भी एक्सपीरियंस साफ साफ नजर आ रहा है। आप्रवासी नीति और सीमा नीति पर होगा फोकस। इसका अंदेशा वो पहले ही दे चुके हैं कि इस पर वो अपना कड़े फैसले लेने वाले हैं आने वाले दिनों में। मुद्रास्फीति और विनिर्माण पर भी होगा ट्रंप का ध्यान। तो ट्रंप अमेरिका जिस अभी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी कहें तो उससे गुजर रहा, उस पर भी ट्रंप की सरकार का मुख्य फोकस रह सकता है। विदेश नीति में बदलाव, अमेरिका फर्स्ट पर होगा मुख्य ध्यान। जी हाँ, मेक अमेरिका फर्स्ट अगेन, ये ट्रंप का नारा है और इसी को लेते हुए ट्रंप ने जीत भी हासिल की है। तो ट्रंप का अगले 100 दिनों का एजेंडा बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और ट्रंप हमेशा कहते हैं कि मेक अमेरिका फर्स्ट अगेन। जी हाँ, अमेरिका को गौरवशाली, समृद्ध और शक्तिशाली बनाना है। और हमारे संवाददाता भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे संवाददाता इस समय शुभेंदु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभेंदु, आज का दिन अमेरिका के लिए बेहद ही ऐतिहासिक है। अगले 100 दिन की बात करें तो इमिग्रेशन एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। इसके साथ साथ ट्रंप कनाडा को लेकर बड़ी बात कह चुके हैं कि कनाडा को अमेरिका के साथ मिल जाना चाहिए, कैनवा गणराज्य बन जाना चाहिए। इसके साथ साथ ग्रीनलैंड को लेकर भी बड़े घोषणा कर चुके हैं। शुभेंदु, अमेरिका जब ट्रंप के साथ आगे बढ़ेगा
तो किस तरीके से अमेरिका में होगी ट्रंप नीति? देखिए भावना, हमको लौटना होगा उस स्लोगन पे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिसके बल पे डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। किस तरीके से अमेरिका ग्रेट बनेगा, जो विजन है डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें तीन जो इशू है वो प्रमुख तौर पे सामने आते हैं। एक, जैसे आपने कहा, इमिग्रेशन का, इलीगल इमिग्रेशन का, करीब 11 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका से बाहर निकालने की बात की गई है। ये काफ़ी बड़ा एक नंबर है, आसान नहीं होगा। किस तरीके से किसी तीसरे देश की मदद ली जाएगी उस पर भी अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा प्रायोरिटी होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा है कि व्हाइट हाउस में जाते ही उनका जो पहला निर्णय होगा वो बॉर्डर सेफ्टी होगा। बॉर्डर्स को बंद किया जाएगा, किसी भी तरीके की इलीगल एंट्री जो है अब संभव नहीं होगी ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में। दूसरी बड़ी बात होगी जो आर्थिक जो इश्यूज है, जो इकोनॉमी है अमेरिका की, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। खासकर जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मिडिल क्लास हैं, जिनके बलबूते पे कहा जा रहा है कि ट्रंप को इस बार जो बड़ी जीत मिली है उन्हीं के कारण मिली है। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है, दिन प्रतिदिन जो इन्फ्लेशन की जो एक जो भार सहना पड़ता है मध्यम वर्ग को, उसको किस तरीके से टैक्स कट्स के जरिए कम किया जाए। और उसी कॉन्टेक्स्ट में जो टैरिफ्स हैं, जो बाहर के देश हैं, चाइना हुआ, कनाडा हुआ, ऐसे देश जो कि काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं अमेरिकी प्रोडक्ट्स पे, उनके साथ किस तरीके से टैरिफ को इक्वेट किया जाए, उस पर काफ़ी ध्यान होगा। तीसरी जो बड़ी बात होगी डोनाल्ड ट्रंप के लिए, वो जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है, जो वैश्विक मुद्दे हैं, खासकर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, खासकर किस तरीके से अमेरिका का जो इन्वेस्टमेंट रहा है, करोड़ों रुपए, बिलियन डॉलर्स उन्होंने इन्वेस्ट किया है इस कॉन्फ्लिक्ट में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने। ट्रंप चाहेंगे जल्द से जल्द इस कॉन्फ्लिक्ट का अंत हो और अमेरिका के जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं उन पे फोकस हो। मैं आऊंगा तो यूक्रेन युद्ध खत्म कराऊंगा। साथ ही साथ ट्रंप ने जीत का या जो हुआ इजराइल हमास में युद्ध विराम जो हुआ उसका भी श्रेय अपने पे लिया है। हालांकि बाइडेन और ट्रंप के बीच में इस पर एक कहे तो मतभेद चल रहा है, लेकिन ट्रंप इसकी भी श्रेय लेने की पूरी बात कर रहे हैं। अगला 100 दिन का एजेंडा बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है अमेरिका का। आज अमेरिका के लिए बेहद ही खास दिन है। शुभेंदु, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो न्यूज़ पंच में हमने आज जाना ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें, जिसमें हमने बात करी आरजीकर अस्पताल में रेप मर्डर का केस पे आने वाला है कुछ ही देर में फैसला। साथ ही साथ आज ट्रंप के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लेने वाले हैं शपथ। साथ ही साथ दिल्ली का चुनावी माहौल इस समय चुनावी रंग में रमा हुआ है। ये थी न्यूज़ पंच में कुछ अहम और प्रमुख खबरें, जिनकी ली हमने पूरी पड़ताल। फिलहाल न्यूज़ पंच में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।